चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का ये हमारा हिंदी एमसीक्यू सीरीज़ में दूसरा वीडियो है। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं आज वर्णमाला के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए, तो ये है हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्वयं राजतेश्वरा स्वयं राजतेश्वरा अन्वग्भवति व्यंजनमिति। स्वर की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है, ये बताना है ना। ऑप्शन ए है भामह, रुद्रट, पतंजलि और वामन। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जी ने कहा था कि स्वयं राजते स्वरा अन्वक भवती व्यंजन नीति। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न। चलिए, ये है हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, मात्रा किसे कहते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ए है वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, दूसरा है विराम चिन्हों को, तीसरा है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, जो दूसरे प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि हम मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं हम लोग वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, है ना। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मात्रा के नाम से जानते हैं। मात्रा की यह परिभाषा है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है। तो देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, अगर इसी को मूल व्यंजन पूछा जाता तो मूल व्यंजन कितने हैं, तो 25 है। और इसमें 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, मूल व्यंजन। ठीक है, ये हमारा क्या है, मूल व्यंजन है। ये हमारा अंतस्थ है और ये हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या जो है वह 33 है। इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन या फिर इसी को मूल व्यंजन कहते हैं, जो कि 25 होते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग शामिल होते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जो कि 4 होते हैं, य र ल व है। तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, जिसे हम स स स ह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए, हिंदी में मूल स्वर की जो संख्या है वो कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से है, तो 4 हमारे अ है, छोटी ई है, ऊ है और हमारे री है। तो ये सभी क्या है, हमारे 4 मूल स्वर होते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि मूल स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण किसी अन्य स्वरों की सहायता के बिना बोली जाती है ना। यानी कि हम स्वर किसे कहते हैं, जो ऐसे स्वर होने चाहिए, यानी कि ऐसे वर्ण हैं जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं ना, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। और इन्हीं स्वरों के मेल से अन्य स्वरों की उत्पत्ति होती है। यानी कि इन्हीं स्वर के मेल से, यानी कि इन सभी को जोड़ करके हम किनको और जो बाकी स्वर हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर मुख्यतः कितने भेद होते हैं। यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है हमारा लघु, जिसे हम ह्रस्व भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा ये होता है हमारा पहला, और दूसरा होता है हमारा दीर्घ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ह्रस्व, जिसे हम लघु स्वर कहते हैं, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए यहीं पर देख लेते हैं छठवें प्रश्न को।
छठवां प्रश्न क्या है, स्व आश्रित वर्ण को कहते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जो स्वयं पर आश्रित होते हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, है ना। स्वर की परिभाषा क्या है, स्व आश्रित वर्ण, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सबके बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है सब। सबसे पहले दिया हुआ है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है, यानी कि बिना किसी सहायता के वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ऐसे वर्ण होते हैं अ आ इ ई, अ आ इ ई और ए दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण, जो कि हमारा क ख ग है। अंतस्थ व्यंजन है यर ल व, और उसमें व्यंजन जिसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं वो होते हैं स स स और ह, ठीक है। चलिए आगे देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, तो स्वर किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं स्वर किसे कहते हैं, जो बिना किसी सहायता से बोला जाता है ना। किसकी सहायता से, बिना किसी की सहायता से। तो स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल होता है क्या, तो इसमें तो मेल वाली बात ही नहीं है ना। स्वर एवं व्यंजन वर्ण शामिल होते नहीं होते हैं, है ना। व्यंजन एवं विसर्ग वर्ग का मेल होता है, तो मेल वाला तो बात ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। चलिए आगे है हमारा आठवां प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्वर वर्ण छांटिए, यानी कि इनमें से कौन कौन से स्वर है। तो क जो है वह व्यंजन में आता है, छत्र ये भी व्यंजन में आता है, अ आ इ ई ये क्या हो जाएंगे, हमारे स्वर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है, यानी कि जो स्वर ध्वनियाँ होती है उसे हम किसके सहयोग से उच्चारित करते हैं, ये बताना है। तो स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप में होते हैं, है ना। इसे हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला है हमारा 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, देखिए स्वर क्या होता है, मतलब कि स्वर के बारे में पूछ रहा है कि स्वर कैसी ध्वनि होती है। हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती, देखिए मुख विवर से तो निकलना चाहिए, है ना। तो ये तो गलत हो गया। हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, यानी कि बिना किसी सहायता से, है ना। तो कैसे निकलती है, अबाध निकलती है, ठीक है। हवा मंद गति से मुख विवर से निकलती है क्या, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं, है ना। हवा मध्यम गति से निकलती है, तो मध्यम वाली तो बात है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला है 11वां, व्यंजन किसे कहते हैं। अब है हमारा व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है, दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, है ना। स्वर वर्णों का मेल होता है तो हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा नहीं है ना। व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण, तो ये हमारी परिभाषा नहीं है। व्यंजन एवं स्वर वर्ण का मेल होता है, यह भी परिभाषा नहीं। व्यंजन कैसे होते हैं, तो परतंत्र होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, स्वतंत्र न होकर के परतंत्र होते हैं, यानी कि परतंत्र का ही मतलब क्या होता है, आश्रित होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आश्रित। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है व्यंजन एक परतंत्र वर्ण है, जबकि स्वर जो है वह स्व आश्रित होता है, यानी कि स्वयं पर आश्रित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा 12वां प्रश्न, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियाँ, यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है, यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण की जो परिभाषा है वो कैसी होती है या किससे संबंधित होती है, ये बताना है, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण को हम किससे जानते हैं, हवा की कमी बेशी से जानते हैं। जब मुख से हवा कम निकले तो वो क्या हो जाता है, अल्प प्राण होता है। जब ज़्यादा निकले तो क्या हो जाता है, हमारा महाप्राण हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्वर
मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और कंठ एवं घोष ध्वनियाँ हैं। यानी कि मूल स्वर भी होने चाहिए, ह्रस्व स्वर भी होने चाहिए। यानी कि मूल स्वर तो अ भी है, ई भी है, उ भी है और री भी है ना। तो यहाँ पर तो मूल स्वर का सेटिस्फैक्शन सभी में है। दूसरा है ह्रस्व स्वर, यानी कि ह्रस्व यानी कि छोटा स्वर भी सभी है, तो ये भी नहीं हो, ये भी है सभी सभी, है ना। तीसरा देखेंगे कंठ वर्ण, यानी कि जो हमारा कंठ से निकले ऐसे वर्ण होने चाहिए। तो कंठ से कौन निकलता है, तो कंठ से जो निकलने वाले वर्ण हैं, है ना, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल अ है जो हमारे कंठ से निकलता है, बाकी उ जो है वह हमारे ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आ जाता है ना। जबकि चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, बाकी जो है वह गलत हो गया यहीं से, ठीक है। तो ये हमारा ए जो है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए, अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर जो 14 है वो क्या कह रहा है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को मुख्यतः, यानी कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं, ये बताना है। 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो प्रकार से बांटा जाता है, जिसे हम घोष और अघोष के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो हम जानते हैं य, र, ल और व। तो यहाँ पर य भी है, व भी है, र भी है। हाँ जो है वह क्या होता है, उसमें व्यंजन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है, यानी कि संयुक्त यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण से मिले होने। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है दोस्त, तो देखिए ए, औ और ज्ञ। सबसे पहले इन सबको देखो कि कौन सा नहीं है, ये बताना है ना। तो ए जो है वह दो वर्ण से मिलकर बनता है, आ के साथ में हम ए और ऐ का मिलाप करते हैं तो ये बनता है, तो ये तो है ना, ये भी सही है। और ज्ञ भी जो है वह बनता है झ और या से, है ना। तो कौन सा नहीं है, अंग। ये क्या, ये कौन से वर्ण होते हैं, तो ये जो है वह हमारे आगत वर्ण, यानी कि हम इसे द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। सही कथन है, गलत कथन है, अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है, विसर्ग के लिए सही है या फिर अनुस्वार के लिए गलत है, ये हमें बताना है प्रश्न नंबर 17 को, ठीक है। तो देखिए, अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं, जिसे हम अंग और आह के नाम से जानते हैं, है ना, वो कैसे वर्ण होते हैं, तो हम इसे नासिक के वर्ण के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अनुस्वार और विसर्ग शब्द है वो आदि में नहीं प्रयोग होते। आदि यानी कि पीछे में बोल रहा है या फिर है ना, सॉरी, आदि यानी कि कहाँ बोल रहा है, आगे में बोल रहा है। तो आगे में प्रयुक्त नहीं होता है ना, ये मध्य में प्रयोग होता है। तो यह कथन जो है वह सही तो नहीं है, ये कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर तो आने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग के बारे में दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, अनुस्वार जिसे हम अंग की मात्रा कहते हैं, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है, यानी कि ये मध्य में आता है स्वर के बाद और व्यंजन के पहले, है ना। विसर्ग भी यही है, यह भी क्या होता है, देखिए यह अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आता है तथा उच्चारण में ह के तरह होते हैं, यानी कि ये भी क्या है, स्वर के बाद ही आते हैं, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 18, जो कि टेट एग्जाम 2019 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि री की मात्रा को छोड़कर तथा अंग और आह को
लेकर व्यंजन के साथ सब स्वरों के मिलाप को कहते हैं। यानी कि जहाँ हम सभी वर्ण को शामिल कर लेते हैं, है ना, किसको छोड़कर, री को छोड़कर, तो ऐसे वर्णमाला को हम क्या किस नाम से जानते हैं, 12 खड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, 12 खड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर मौखिक स्वर है, यानी कि मौखिक स्वर के अंतर्गत कौन आता है ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 19 जो कि मौखिक स्वर होते हैं वो हमारे होते हैं अ, आ और ई। ठीक है, ये तो स्वर ही नहीं है, है ना। यहाँ पर ओ और औ ये क्या है, हमारे संयुक्त के अंतर्गत आ जाते हैं, मौखिक स्वर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अ, आ, ई ये सभी क्या होता है, हमारे मौखिक स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर के बारे में दिया हुआ। तो मौखिक स्वर क्या है, इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, नाक से नहीं निकलती। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऊ को हम जब उच्चारण करते हैं तो नाक से भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 20। देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर है। तो देखिए अर्ध स्वर को हम किस नाम से जान, या राला, है ना, या और वा ये तो शामिल होता है अर्ध स्वर में, है ना। और एक और वर्ण शामिल होता है जिसे हम, तो या और व इसमें भी है, और या इसमें तो नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया, है ना। इसमें भी नहीं है तो यह तो शामिल है। अब बताइए कि माँ जो है वह अर्धस्वर है या फिर ह जो है वह अर्धस्वर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो ह है वो भी क्या है, हमारे अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर म में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ह जो है वह अर्धस्वर के रूप में कार्य करता है। चलिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन ध्वनियों के उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव पूर्ण स्पर्श नहीं होता तथा श्वास वायु अनवरोधित रहती है। उदाहरण के लिए यह अलावा हिंदी में य और व अर्धस्वर है, अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन जिसे हम ह को भी शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है, अनुस्वार है। यानी कि अनुस्वार हम किसे कहते हैं ये बताना है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, तो यही स्वर है, सही है ना। स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार दो होते अनुस्वार। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित स्वरों के कंठ तालव्य स्वर है, यानी कि कंठ से भी है और तालु से भी निकलने वाले वर्ण बताने हैं हमें 22 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए कंठ और तालव्य वर्ण यहाँ पर कौन सा है, हमारा ए है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे है हमारा 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम माँ और माँ को लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये मम हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संयोग द्वित्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 24 नंबर प्रश्न। हिंदी में पश्च स्वर होते हैं। तो देखिए हिंदी में जो पश्च स्वर है, तो यहाँ पर हिंदी में जो देखिए यहाँ पर ई जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, ई जो है वह अग्र स्वर में आता है, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया, है ना। ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। अ जो है वह अग्र स्वर में आता है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। उ और ओ जो है वह क्या होता है, हमारे पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए अग्र स्वर क्या है, तो अग्र स्वर है हमारे ई,
और ए, है ना। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर में केवल एक होता है जिसे हम अ कहते हैं। पश्च स्वर में भी सभी स्वर आ जाते हैं, जैसे कि आ है, ऊ है, ऊ है, ओ है और औ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों के अघोष, ऊष्म और महाप्राण बताना है। ठीक है, तो देखिए अघोष भी बताना है, ऊष्म भी बताना है और महाप्राण। तो सबसे पहले ऊष्म को देखो, तो ऊष्म केवल एक ही है, स, है ना, और कोई है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें एक ही बार में मिल गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है, यानी कि लघु स्वर हम किसे कहते हैं, आ को, री को, ए को या फिर उपर्युक्त सभी को। तो ये तो हमारा दीर्घ स्वर हो गया, ये भी हमारा दीर्घ स्वर होता है। तो यहाँ पर लघु स्वर कौन सा है, केवल री है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। देखिए विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, यानी कि विसर्ग जो है वह किस वर्ग से संबंधित होता है, यानी कि जो ह है ना, तो ह जो है वह किस वर्ग से संबंधित होता है, तो हमारे कंठ वर्ण से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 28। अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। तो अल्प प्राण यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, है ना। तो कौन कौन से, पहला में तो ये भी है ना, तो ये हो सकता है, क हो सकता है हमारा, है ना। था जो है वह किस में आता है, तो देखिए यहाँ पर तो क हो सकता है, मतलब कि बाकी तो आने ही नहीं है ना, क्योंकि हमें ऑप्शन केवल एक पहला जो है वह सही मिल जा रहा है कि अल्प प्राण जो है वह हम किसे कहते हैं, पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग के वर्ण को। तो क से शुरुआत, यानी कि क तो आ गया, तो ये सभी नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 29। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न बना हुआ है कौवे की स्थिति के आधार पर, है ना, जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर जो है वह दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम मौखिक और अनुनासिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अवरोधी व्यंजन में कौन क्या होता है, यानी कि अवरोधी व्यंजन की परिभाषा क्या है। हवा तीव्र गति से निकलती है, देखिए अवरोधी की बात कर रहा है, मतलब रुकना होगा, तो ये तो है नहीं। हवा मंद गति से निकलती है, तो नहीं है। हवा क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो अवरोधी व्यंजन में क्या होता है, जो हवा है वो रुक जाती है। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमारे प है, फ है, ब है, भ है और म है, यानी कि जो प वर्ग है वो सभी क्या कहलाते हैं, अवरोधी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का 30 PYQ प्रश्न। ठीक है, कल हम इससे कल और 30 PYQ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।